हाँ जी, मैं वॉटसन गिल आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। सबसे पहले तो मैं माज़रत चाहता हूँ कि काफ़ी दिनों के बाद एक कोई प्रोग्राम लेकर आपकी खिदमत में आ रहे हैं। उसकी वजह ये है कि मेरी कुछ निजी मसरूफ़ियात हैं और आज आपके सामने पाकिस्तान के मौजूदा सूरत-ए-हाल के हवाले से हम बात करेंगे। मैं बड़ा मशहूर हूँ भाई काशिफ़ नवाब साहब का, क्योंकि हमारे पाकिस्तान में काफ़ी जानी-पहचानी शख्सियत भी है और मैं इसलिए इनको बड़ा रिगार्ड करता हूँ, क्योंकि ये इंग्लिश में लिखते हैं और दूसरी बात ये है कि यहाँ हॉलैंड के भी अखबारात में इनके हवाले से कोई इनकी तहरीरें जो है वो नज़रों में रहती हैं। तो इस वजह से इनकी जो बात है वो ज़्यादा ताकत के साथ, ज़्यादा पावर के साथ सुनाई देती है। हमारे जो पाकिस्तानी मछलियों के हवाले से जो मसाइल हैं उन पर। मैं मशहूर हूँ काशिफ़ भाई आपका और मैं आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहता हूँ। अ, मैं ये कहूँगा कि पाकिस्तान की जो इस वक़्त सूरत-ए-हाल है वो मैंने अपनी जितनी ज़िंदगी पाकिस्तान में गुज़ारी, कभी हमने ये हालात नहीं देखे और जो तारीख़ पर नज़र है मेरी, मैं आपको अगर ये कहूँ कि जो तारीख़ मैंने पढ़ी है, आप यकीन करें कि मुझे ये सकूत ढाका से ज़्यादा खतरनाक सूरत-ए-हाल लग रही है। क्योंकि वहाँ पर जो कौम थी वो 2 हिस्सों में डिवाइड हो गई। जो 2 कौमें थी यानी बंगाली भाई जो थे वो अलग हो गए, लेकिन बाकी जो हमारा मगरबी सूबा था वो आपस में मुत्तहद था और फौज के साथ खड़ा था। गो के फौज के हवाले से जो भी बाद में हमूदुर रहमान कमीशन के अंदर हम देखते हैं, वो छपा तो नहीं लेकिन दुनिया को सब पता है उसके बारे में। तो उस सूरत हाल को अगर मैं मुआवजा करूं आज की सियासी सूरत हाल के हवाले से, तो मैं इसे ज्यादा खतरनाक कहता हूं, उससे ज्यादा। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये कि उस वक़्त भी पाकिस्तान की जो अवाम है, वो अपनी अफ़वाज पाकिस्तान के हवाले से उस कदर नफ़रत या उस कदर वो नहीं रखती थी सूरत-ए-हाल, जो आज नज़र आती है। अदारे आपस में बुरी तरह से मुंतशिर हैं, अदालतें जो है वो किसी के कंट्रोल में नहीं है, एस्टेब्लिशमेंट जो है वो समझ नहीं आ रही कि वो कहाँ खड़ी है। सियासी जो लोग हैं ना आज के दौर में नसरुल्लाह साहब हैं हमारे नवाब नसरुल्लाह खान, जो जब भी सियासी तौर पे इंतशार होता था तो वो बड़े बड़े लीडर्स को अपनी वो ताक पे अपने कमरे में छोटे से कमरे में बिठा लेते थे। मगर आज कहीं पर भी कोई ऐसी बात नजर नहीं आ रही। मेरा इंट्रो लंबा हो गया है, तो मैं आपको खुशामदीद कहता हूँ। हाँ जी, मैं काशिफ भाई आपसे ये पूछना चाहूंगा कि जो सूरत हाल इस वक्त मौजूदा सूरत हाल है पाकिस्तान की, इसे चूंकि आप पाकिस्तान में बैठे हुए हैं और बाखबर हैं, ये भी मैं जानता हूँ, सियासी बसीरत रखते हैं, समाजी तौर पर भी आप जानते हैं कि पाकिस्तान के जो मौजूदा हालात हैं, आप कहाँ खड़ा देखते हैं पाकिस्तान को? किस आपके ख्याल में क्या सूरत हाल है जो हमें बाहर बैठे हुए शायद उस तरह नजर नहीं आ रही? प्लीज। थैंक यू सो मच जी बच्चन साहब, बहुत शुक्रिया। बुनियादी तौर पे आपने जो बात की है, ये पाकिस्तान की मौजूदा जो सूरत हाल है ये बड़ी गंभीर है। हम एक उस पड़ाव पे आके खड़े होंगे जिसका पहले आपने इंट्रो में बता दिया कि हमारे पास हालात इस तरह चल रहे हैं कि पिछले साल से जब से ये नई हुकूमत आई उस वक्त से चीजें किसी सियासी जमात की या सियासी शख्सियत के कंट्रोल में नहीं है। और जैसे आपने इदारों की बात की गई है, तो इदारे जो है अपनी अपनी डोमेन में काम करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन बदकिस्मती ये है कि हमारे यहाँ कुछ इदारे जो है वो अपनी डोमेन से बाहर चले जाते हैं। सूरत मौजूदा तौर पर यह है कि एक सियासी कशमकश है। हर शख्स ये कहता है कि मैं हुकूमत का निज़ाम संभालूं, और बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जो ये समझते हैं जिनको पहले हुकूमत मिली लेकिन शायद वो केपेबल नहीं थे, वो उस काबिल नहीं थे वो रियासत का निज़ाम चला सकें। रियासतें चूंकि एक बड़े लेवल का नाम है और रियासत एक बड़ी चीज है जिसको चलाने के लिए आपको टेक्निकल सपोर्ट चाहिए, आपको फाइनेंशियल सपोर्ट की जरूरत होती है, आपको वसाइल चाहिए, आपको वहाँ पे मैन पावर चाहिए। लेकिन शायद कि हम उस तरह उन चीजों को उस पराय में नहीं लगने दे सके जिस तरह चलाना चाहिए था। लेकिन मौजूदा सूरत इस तरह की बन चुकी है कि एक तरफ तो एक सियासी जमात कहती है जी आप इलेक्शन करवाएं। आपके पिछले प्रोग्राम मैंने कहा था इलेक्शन नहीं होंगे, और ये सच बात है कि इलेक्शन अभी भी मैं कह रहा हूँ इलेक्शन नहीं होंगे। इलेक्शन डिले होंगे, शायद हो सकता है 1 साल पे चले जाए या ऐसे लेट भी हो जाए। तो बात यह है कि इलेक्शन ना होने की वजह से हमारी जो एक सियासी जमात है पीटीआई, उन्होंने अपना एक मौकफ रखा हुआ है कि जी आप इलेक्शन करवाए जाए। उनका ख्याल ये है कि शायद इलेक्शन होने के बाद हम हुकूमत का हिस्सा बन जाए और हम एक अच्छे तरीके से हुकूमत चला सकते हैं, हमारे पास वसाइल है, हमारे पास टेक्निकल एक्सपर्टीज है कि हम रियासत को बेहतर तरीके से चला सकते हैं। लेकिन हमारा बैक एक्सपीरियंस जो बड़ा बैड रहा।
उसमें हमने देखा कि शायद उस तरह से रियासत नहीं चल सकी, और उस वक्त के हालात बिगड़े हुए आज भी उसी का हिस्सा है, उसी को हम भुगत रहे हैं। और मौजूदा तौर पे जो हुकूमत है, अदारे हैं, उनकी शायद वो एक पेज पे नजर नहीं आते। आप खबरों में देखते हैं, आप ट्विटर पे देखते हैं, आप दूसरे सोशल मीडिया को देख रहे होते हैं, आपको नजर आ रहा होता है, अखबार पढ़ रहे होते हैं कि जहां पर इस तरह की चीज नजर नहीं आ रही, हर बंदा कशमकश का शिकार है। और पाकिस्तान का एक आम आदमी जो मजदूर है, जो लेबर काम करता है, उसके लिए मुश्किलात बन रही हैं। अगर आप देखा जाए तो मैं एक जनरल सी बात बताता हूँ कि पाकिस्तान में जो चीजों की प्राइस है, खाने पीने की, बहुत अप हो गई है। फर्ज किया फॉर एग्जाम्पल आप आटा देख लें, फ्लोर को देख लें, जो 130 35 50 रुपए मिलता था, आज वो 170 रुपए किलो मिल रहा है। जो घी जो था उसकी आप रेट देख ले, प्राइस देख ले, सब्जियों की प्राइस देख ले, फ्यूल की प्राइस देख ले। इससे सारी सियासी कशमकश से, ताकत के जो कशमकश चल रही है, ताकत की जो भागदौड़ चल रही है, इस सारी भागदौड़ में, कशमकश में आम आदमी सफर कर रहा है। आप देखिए इंटरनेशनल कम्युनिटी जो है हमें उस तरह सपोर्ट नहीं कर रही। हमें अभी तक आईएमएफ से कुछ ग्रांट नहीं मिल पाई, जो हमें जिसकी हम ख्वाहिश थी कि शायद आईएमएफ में कुछ पैसे देगा, उस पैसे से शायद मुल्क का मामला चल सकेगा, लेकिन उस तरह नहीं हो सका। हमारा एक दोस्त चाइना है, उसने हमें थोड़ा सपोर्ट किया, पहले भी थोड़ा सपोर्ट किया, अभी कुछ उन्होंने कुछ और पैसे हमें ग्रांट देने के लिए बात की है। तो मेरा ख्याल है कि चीजें शायद कुछ बेहतर हो जाएंगी। लेकिन जब तक ये सियासी कशमकश जो है, ये ताकत का नशा जो है, सीट की कुर्सी के लिए जो भागदौड़ है, ये खत्म नहीं होती, तो हालात ज्यादा से बदतर होते जाएंगे। आप लाहौर को देख लें, आप इस्लामाबाद को देख लें, आप पेशावर को देख लें, आप फैसलाबाद को देख लें, जो इस इमरान खान की गिरफ्तारी के बाद हालात पैदा हुए, इससे रियासत को एक बड़ा नुकसान हुआ, रियासती इदारों को नुकसान हुआ। आप देखिए जिना हाउस जो था, पाकिस्तान बनने से पहले की बिल्डिंग को, वहां पे आग जला दी गई, वहां पे लूट मार की गई, वहां पे बड़े पैमाने पर नुकसान हुआ। ये वसायल सारे आप लोगों के पैसा लगा हुआ था, पाकिस्तानी लोगों का पैसा था। और वही पैसा जो लोगों ने वहां पे जाके उसको तितर बतर किया, चीजों को आग जला दी, लोगों को लोग सामान उठा कर ले गए, ये एक लूट मार का मंजर था। आपने जब बांग्लादेश की मिसाल दे रहे थे, उस वक्त मेरे जहन में वो ख्याल आ रहा था, उस वक्त भी इस तरह के हालात थे। लेकिन मैं आपको बताऊं, शायद आज उस तरह के हालात नहीं है। अभी लोग समझते हैं चीजों को, लोग रियलाइज करते हैं, रियासतें, अदारे, सियासतदान समझते हैं कि हमें कुछ बेहतर करने की जरूरत है। कभी ना कभी लोग बैक पे आ जाते हैं, तो चीजें उस तरह नजर नहीं आती हैं, उस तरह हमें सामने नहीं आ पा रही। कोशिशें की जा रही हैं हालात को बेहतर किया जाए, कोशिशें की जा रही हैं कि हालात को कंट्रोल में किया जाए, कोशिश की जा रही है कि सियासी जमातों को इकट्ठा किया जाए, जो ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस बुलाई जाए और उसकी रोशनी में कुछ फैसले किए जाए। एक तरफ पार्लियामेंट है, एक तरफ सारी जमातें मुल्क मुल्क की बैठी हुई हैं, और एक तरफ एक जमात है जो कहती है पाकिस्तान की सबसे बड़ी मैं जमात हूँ, काशिफ भाई और मेरे पास मैं राइट है, मुझे काशिफ भाई मैं माजरत चाहूंगा, मैं आपको थोड़ा सा, क्योंकि बड़ी अहम बात की आपने और वो बात निकल जाएगी मेरे जहन से। आप कहते हैं कोशिश की जा रही है कि सियासी जमातों को साथ बिठाया जाए, कोशिश की जा रही है कि हालात को, मगर मुझे वो कोशिश यहाँ पर बैठे तो नजर नहीं आ रही। आप थोड़ा सा रोशनी डालें और मुझे समझाने की कोशिश करें, मुझे बताएं कि कहाँ कोशिश की जा रही है। मुझे तो यही चीज जो है नजर नहीं आ रही। जैसे मैंने अपने इंटरव्यू में भी बताया, नवाब नसरुल्लाह जो थे, वो एक छोटी सी पार्टी थी, लेकिन वो इतनी ताकत रखते थे कि वो बेनजीर को, नवाज शरीफ को, सारे जमातों के जो लीडर्स थे उनको साथ बैठा देते थे। आज उस तरह के, लेकिन आप कह रहे हैं तो थोड़ा सा मुझे बताएं कहाँ कोशिश हो रही है। देखिए वत्सन साहब, कुछ माह पहले, चंद माह पहले पार्लियामेंट की तरफ से एक वक्त बनाया गया था, जिसकी पीटीआई के लोगों से मुलाकात हुई थी। उसमें शाह महमूद कुरैशी थे, उसमें फहद चौधरी भी थे, कुछ और लोग भी थे। लेकिन मुलाकात उस वक्त शायद वो नाकाम इसलिए होगी कि उस दौरान कुछ गिरफ्तारियां हुई थी। उन गिरफ्तारियों के अंदर खान साहब के कुछ अजीज भी पकड़े गए थे। तो खान साहब ने ये उस मीटिंग में जो लोग उनके मौजूद थे, उन्हें कहा कि जब तक ये लोग बाहर नहीं आते, उस वक्त तक आपने को मुज़ाकरात नहीं करने। बदकिस्मती ये थी कि उसमें चूंकि पीटीआई के खान साहब के कुछ अजीज मौजूद थे, इसलिए वो मीटिंग जो है पोस्टपोन कर दी गई, और उसके बाद मीटिंग नहीं हो पाई। लेकिन पाकिस्तान में सियासी जो क्यादत है, वो ये बिल्कुल नहीं चाहती कि हम पीटीआई के साथ लेके चले। उनकी ख्वाहिश है कि पीटीआई बैठे, बात करे, हम इलेक्शन पे बात करें, हम मौजूदा सूरत पे बात करें। अभी देखिए मौलाना साहब ने जो धरना दिया और कल परसों, उसके अंदर भी अपनी थोड़ी लचक उन्होंने दी है। मतलब ये बिल्कुल नहीं कहा कि हम पीटीए के बिल्कुल साथ नहीं लेके चल सकते या उनको साथ शामिल नहीं कर सकते, ये कहीं भी बात नहीं। लेकिन अगर एक तरफ तो आप एक बात पे जिद है, बस जिद है कि अब इलेक्शन करवाया जाए, आप कहते हैं कि मुल्क का निजाम हमें दिया जाए। लेकिन देखिए सियासत में मुफाहमत जरूरी होती है, दूरदर्शी बड़ी बड़ी अहम चीज है। आपको हालात के मुताबिक फैसले करने पड़ते हैं। लेकिन अगर आप जब हालात के मुताबिक फैसले नहीं करते, तो फिर आपको बहुत दूर जाना पड़ता है। खान साहब ने जो फैसले किए, वो पहले भी मैं समझता हूँ कि अच्छे फैसले नहीं हो पाए, और आज भी जो फैसले कर रहे हैं वो ठीक नहीं है। अभी भी वक्त है,
कि खान साहब जो है पीटीआई जो है हुकूमत के साथ बैठे, अपने मुज़ाकरात करें, अपने मामलात को तय करें, जहाँ-जहाँ पे उनको लगता है कि वहाँ पे उनको मुश्किलात का सामना है, जहाँ-जहाँ पे वो समझते हैं कि वो राइट पे हैं, उनको अपने लॉजिकली मंतक के साथ बनाने की ज़रूरत है। हुकूमत अभी इलेक्शन कराने की पोज़ीशन में नहीं है, मैं बार-बार कह रहा हूँ, मैंने पहले भी कहा। इसलिए खान साहब का ये मुतालबा शायद उसको थोड़ा उसमें थोड़ी लचक पैदा करनी पड़े, कुछ और चीज़ों पे बात की जा सकती है। और खान साहब का एक बहुत बड़ा फैसला जो उन्होंने गलत कर दिया, दोनों असम्बलियाँ तोड़ दी, पंजाब की और केपी की। अब उन असम्बलियों की रोशनी में चीज़ें जो हैं उस तरह नहीं हो पा रही जिस तरह खान साहब सोच रहे हैं। अब इख्तियार जो था उनके पास नहीं है, अब इख्तियार दूसरों के पास है। सियासत में कभी भी ऐसा नहीं करते कि आप अपना इख्तियार दूसरे को दे दें और फिर आप डिमांड करें कि जनाब मुझे मेरा हक दिया जाए, ये मुमकिन नहीं हो सकता। अब चीजें जो हालांकि है अदालतों का फैसला हाँ, जैसे आपने पंजाब की असेंबली के हवाले से बात की, हालांकि हमारी जो सुप्रीम कोर्ट है उसने खान साहब के हाथ में, बल्कि उनकी झोली में वापस वो असेंबली डाल दी थी जब उन्होंने 63A का में बल्कि उसको रीराइट किया। अमेंडमेंट तो दूर की बात है, उसे रीराइट कर दिया और उसके हवाले से उसका भी फायदा खान साहब ने नहीं उठाया। अब बाकी जो चीजें हैं वो तो चले हम साइड पे रख देते हैं। इस वक्त जो खान साहब ने हमारे जो अस्करी अदारे हैं उनके हवाले से जो कुछ कर रहे हैं, हालांकि मैं आपको एक बात बताऊं, मेरी बुनियादी तौर पर जो सिंपति है, मैं जो समझता हूँ, मैं ये समझता हूँ कि सियासतदान जो है वो हमेशा पिसते हैं। अभी भी आप देखें, इमरान खान साहब के ऊपर जो आर्टिकल जो 245 के तहत अगर वो फौजी अदालतों में ये सारे केसेस चलना शुरू हो जाएंगे, वैसे तो फौज आ गई है, आर्टिकल 245 जो है वो अपना काम कर रहा है, गो के अदालतें उसे नहीं वो कर रही है, सामने ला रही है। वो 19 आर्टिकल 99, अगर मैं आर्टिकल में कोई गलती करता हूँ मैं मेरी माजरत कबूल कीजिएगा, वो 19 199 के तहत अपने फैसले दे रही है। जबकि मैंने जो देखा है आर्टिकल 245 उसमें फौजी जब बुलाए जाते हैं तो उसके बाद वो केसेस जो है उन पर हाई कोर्ट, कम अज कम हाई कोर्ट कोई किरदार नहीं अदा कर सकती, वो जाम हो जाती, बंद हो जाती। अब यहाँ पर खान साहब को अगर वहां ले जाते हैं तो भी ज्यादती है ये, क्योंकि भुट्टो बेनजीर हो, नवाज शरीफ हो या इमरान खान हो, ये तो कीमत देते हैं। इमरान खान साहब ने तो खैर अभी कीमत नहीं दी, लेकिन मुझे लगता है कीमत उसको देनी पड़ेगी, क्योंकि इतने बड़े लीडर नहीं है वो। उन्होंने उनको तकब्बुर ने, उनके घुमंड ने मार दिया। अगर वो देखते हैं कि यार सबके पास स्टेक है थोड़े थोड़े, तो वो लेके चलते, तब तो बात समझ में आती। लेकिन उन्होंने अपने अंदर लचक नहीं दिखाई और अब उनको कीमत देनी पड़ेगी। लेकिन उसके बदले में मेरा ये सवाल भी है साथ कि ये कीमत तो साकिब निसार को भी देनी चाहिए, क्योंकि वो सारे साजिश में थे। ये कीमत बाजवा, जनरल फैज हो गए, शुजा पाशा हो गए, ये सारे जितने भी थे इमरान खान के साथ, जो जिन्होंने 2015, 16, 17 में वो गेम की और एक वजीर आजम को उठाकर बाहर फेंक दिया, गलत किया सही किया, ये तो चले एक अलग बात है। तो ये इसके हवाले से आप क्या कहते हैं, क्योंकि ये भी ज्यादती है कि हमेशा सियासतदान जो है उनको कीमत चुकानी पड़ती है। वैसे साहब मैं थोड़ा इसमें ऐड करूं कि गलतियां बांझ होती हैं, वो बच्चे पैदा नहीं करते। जिन लोगों का आपने नाम लिया है इनसे गलतियां हुई और उन गलतियों का नतीजा बड़ा बुरा निकला। वो आपके सामने आप भी देख रहे हैं, मैं भी देख रहा हूँ। मेरा जाती राय है कि फौजदारी एक्ट के साथ मुकदमे नहीं चलेंगे। एक डेमोक्रेटिक रियासत है, यहाँ पे एक लॉ मौजूद है, अदालतें मौजूद है, सिस्टम मौजूद है, उस सिस्टम के तहत मुकदमे चलने चाहिए। मैं ये समझता हूँ कि ऐसा नहीं होगा कि फौजी अदालतों में केस चले, लेकिन शायद ये चीजें कुछ और तरफ चल पड़ेंगी। हुकूमत और फौज भी नहीं चाहती कि इस तरह के मामला पैदा हो जिससे हालात और बिगड़े। हालात काफी बिगड़ चुके हैं, हालात को कंट्रोल करना शायद अभी हुकूमत के बस की बात नहीं है। हुकूमतें अपने ताई कोशिशें कर रही है, लेकिन वो ऐसा नहीं चाहते कि उनसे गलती हो, इस गलती के बाद कोई और मुश्किलात का सामना करना पड़े। तो रियासत मौजूद है, अदालतें मौजूद है। खान साहब को अपना उधर अपना मौकफ देना चाहिए अदालतों के अंदर। गो के खान साहब के अंदर एक थोड़ी जिद वाली रूह पाई जाती है। वो बजीद है कि मैं कोर्ट पे नहीं जाऊंगा, मैं ये नहीं करूंगा, वो नहीं करूंगा, लेकिन कानून जो अपना रास्ता बनाता है। आज भी आपने देखा कि हाई कोर्ट के अंदर हमारे एक सीनियर लीडर जो है वो हमेशा कहते हैं टीवी बैठ के कि कानून अपना रास्ता बनाता है। तो जब वहां पे उनको पंजाब पुलिस ने गिरफ्तारी के लिए पहुंची तो जनाब मोहतरम गाड़ी से भाग के बाहर निकले
और दोबारा कोर्ट के हाथे में चले गए ताकि मुझे पकड़ा ना जाए। हालांकि ये नहायत अफसोसनाक वाकया है, चूंकि एक बंदे की बेल हुई तो उसे आप जाने दें, लेकिन चूंकि उन पे मुकदमे इतने बने हुए हैं कि उनको अपने मुकदमों का सामना करना चाहिए। ये नहीं हम कहते, आप अगर गौर करें प्रीवियस हुकूमतों पे, तो सारी हुकूमतों के लीडरों ने इन सारे मुकदमों को फेस किया। आप जरदारी साहब को देख लें, आप मियां साहब नवाज शरीफ साहब को देख लें, शहबाज शरीफ को देख लें, आप मरियम बीबी को देख लें, आप बिलावल फरियाल तालपुर को देख लें, आप पीपल्स पार्टी के खुर्शीद साहब को देख लें, और बड़े लोग हैं लीडर जो जिन्होंने सबने अदालतों का सामना किया, जेलों में रहे और अपने अपना मौकफ दिया और वहां से बरी हुए। बात कहने का मकसद है कि खान साहब, हम ये समझते हैं कि खान साहब राइट पे हैं, वो अपनी बात शायद उस तरह बयान नहीं कर पा रहे जिस तरह करनी चाहिए, या हमें समझ नहीं आ रही, या पाकिस्तान के लोगों को उस तरह समझ नहीं आ पा रही जो वो कहना चाह रहे हैं, तो उनको अदालत में जाना चाहिए, अपना मौकफ देना चाहिए और उसी की रोशनी में आगे बढ़ना चाहिए। ये जरूरी नहीं है खान साहब के सारे मुकदमे जो है वो सच की बुनियाद पर बनाए गए, जरूरी नहीं है, कुछ इंतकामी मुकदमे भी हैं, कुछ मुकदमे जो है वो सच्चे भी हैं, चूंकि हमने एक ऐसी फिजा पैदा कर दी पाकिस्तान के अंदर कि लोग जो है वो आपके कोर कमांडर हाउस पे जाके दवा बोल देते हैं, वो GHQ पे जाके दवा बोल देते हैं, वो रेडियो स्टेशन पेशावर पे दवा बोल देते हैं। तो ये आपने जो एक ऐसा समाज पैदा कर दिया है, ये सोच दे दी है जो आम शहरी की जिंदगी को मुश्किलात का बायस बन गई है। आम चले शहरी जो है कश्मकश में है कि मैं किस तरफ जाऊं। एक तरफ तो खास तौर पे एक ऐसी रियासत की बात करते हैं जहाँ बराबरी हो, इक्वालिटी हो, ह्यूमन राइट्स हो, दूसरी तरफ खान साहब के जो लोग हैं वो वहाँ पे राइट्स की वायलेशन कर रहे हैं। और मैं आपको बताऊं कि खान साहब की दौरे हुकूमत के अंदर भी बहुत सारे अदारों ने बहुत सारे इनके लोगों की राइट्स वायलेट की, और उसकी बड़ी वाजह मिसालें मौजूद है, मीडिया पे बहुत सारी चीजें पड़ी हुई हैं, आप प्रिंट मीडिया को देख लें। लेकिन मसला ये है कि जब तक आप रियलाइज नहीं कर सकते कि हमसे गलत फैसले हुए माजी में, उस वक्त तक आप आगे नहीं बढ़ सकते। अब खान साहब के लिए जरूरी है बीइंग ए लीडर कि उन्हें मफामत की तरफ जाना चाहिए, उन्हें इन अदारों से मुज़ाकरात करना चाहिए, अपना जो मौकफ देना चाहिए, अपना पार्लियामेंट के अंदर अपना मौकफ देना चाहिए, अपने डेलीगेशन को भेजे। पहले भी उन्होंने इन्वाइट किया था, आज फिर वो कोशिश करके इस तरह की कोशिशें की जा सकती हैं मुझे कि बैठ के बात करें। काश भाई, आज मैं देखता हूं तो खान साहब के हवाले से मैं ये देखता हूं कि खान साहब के अंदर सियासी बसीरत जो है या सियासी सूझबूझ दूर दूर तक नहीं। उन्हें ये नहीं पता, वो घुमंड में तकब्बुर में इतने भरे हुए हैं कि वो ये सोचते हैं। अच्छा ये देखिए, एक टाइम था कायद आज़म की बात, उनका तो कोई मुकाबला नहीं, जुल्फकार अली भुट्टो था। उसके बाद फिर बेनजीर जब अपने भुट्टो साहब के मरने के बाद पहली बार जब आई हैं 88 में बाहर से, तो एक बहुत बड़ा उनका इस्तकबाल किया गया, लोगों की बड़ी तादाद थी उनके साथ। फिर अब कराची का अगर मुआवजा करें तो अल्ताफ हुसैन का एक नाम था कराची के हवाले से। सिंध में इमरान खान जो है वो कभी भी पूरे पाकिस्तान की महबूब शख्सियत नहीं रहे। अगर इमरान खान ने सीटें जीती हैं तो उसके साथ ही नून लीग को भी सीटें मिली, पीपल्स पार्टी को भी मिली। यानी इमरान खान के अंदर ऐसी चीज आ गई थी कि शायद वो पूरे पाकिस्तान के 22 करोड़ अवाम के वो अकेले ही लीडर हैं। ये उनकी गलती थी। उनको ये सोचना चाहिए था कि जनाब इसके अंदर सबका स्टेक है। अगर मुझे चले सीटें मिल गई या दिलाई गई, लेकिन मेरे पास इतनी सीटें हैं, तो उसके बाद फिर वो किसी के साथ हाथ मिलाना पसंद नहीं करते। इससे बड़ी और क्या बात थी कि वो तहरीक तालिबान के साथ हाथ मिलाना पसंद करते थे लेकिन अपने साथी सियासतदानों के साथ नहीं। उन तहरीक तालिबान जिन्होंने हमारे बच्चों को पेशावर के अंदर, हाँ पेशावर। अच्छा, अब आपने केसेस की बात की इमरान खान के, अब सारे केसेस को छोड़ दें, एक डब्बे में बंद करके साइड में रख दें। मुझे ये लगता है, मेरी गलतफहमी हो सकती है, मेरी कमअक्ली हो सकती है, कि अल कादिर ट्रस्ट का जो केस है, अगर ये दुनिया की किसी भी अदालत में ले जाए तो मेरा नहीं ख्याल है कि पाकिस्तान से निकाल के अगर आप यूनाइटेड नेशन, दुनिया की सबसे बड़ी अदालत हॉलैंड में बैठी, जहां पर मैं बैठा हूं हॉलैंड के अंदर, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के अंदर भी अगर आप केस ले जाएंगे ना अल कादिर ट्रस्ट का, इमरान खान का, तो इमरान खान नहीं बच सकेंगे। अब मुझे ये बताएं कि इसके ऊपर थोड़ा सा मुझे अपना आप ओपिनियन बताएं। देखिए, बात आप बिल्कुल ठीक करें, खान साहब चूंकि स्पोर्ट्समैन है, वो चूंकि अपनी टीम के अंदर उन्होंने एक पोजीशन पे काम किया है और एक डिसीजन मेकिंग थी, पावर थी उनके पास। देखिए, रियासत जो होती है 12 बंदों की टीम नहीं होती, रियासत एक बड़ा मुल्क होता है जिसमें लाखों की तादाद में, करोड़ों की तादाद में लोग होते हैं, और यहाँ पे मुख्तलिफ किस्म के ब्रेन होते हैं, अलग अलग ओपिनियन होती है, सियासी
आपकी सोच नुमाइंदगी होती है, सियासी आपका कहीं न कहीं तल्लक होता है किसी न किसी सियासी जमात से। देखिए सियासत में मफ़ाहमत बड़ी ज़रूरी है। मैंने पहले भी ये बात अर्ज़ की थी, सियासत में दूरंदेशी एक बड़ा अहम काम करती है। शेख रशीद साहब जो है बड़े दूरंदेश सियासतदान हैं। आजकल आपको कोई नज़र नहीं आ रहे, क्योंकि वो समझते हैं कि चीज़ें सही नहीं हो पा रही। खान साहब चूँकि बज़िद थे इस बात पे कि इलेक्शन करवाया जाए, इलेक्शन होना चाहिए, हम भी कहते हैं। आईनी तौर पे इलेक्शन होना चाहिए। लेकिन बदकिस्मती ये है कि आपके पास इलेक्शन करवाने के लिए वो वसाइल ही नहीं है। इलेक्शन कमीशन कह रहा है जी मैं मेरे पास पैसे नहीं है, कभी इलेक्शन कमीशन कहता है जी मेरे पास सिक्योरिटी नहीं है, मेरे पास मैन पावर नहीं है, मैं कैसे करवाऊं? आप हालात, उन दोनों ही हालात को देखें। हमारे पास तो पैसे नहीं है लोगों को सर्विस देने के लिए, एम्प्लॉयज को। हम तो आईएमएफ की तरफ देख रहे हैं कि आईएमएफ पैसे दे तो हम करें। अभी तक हमने वो आईएमएफ की शर्तें जो थी, जो उन्होंने हमें दी हैं, उसको हम पूरा नहीं कर पाए। हम तो एक कश्मकश का शिकार है। आप मुल्क के अंदरूनी हालात को देखिए, फिर फैसला कीजिए। फिर आप अपने इलेक्शन की बात करें, सारे लोग इलेक्शन की हम ही हैं। कौन नहीं कहता इलेक्शन नहीं होना चाहिए? इलेक्शन होना चाहिए। मसला ये है कि मौजूदा हालात जो सूटेबल नहीं है इलेक्शन करवाने के लिए। आपके पास वसाइल नहीं है इलेक्शन करवाने के लिए, आपके पास बंदे नहीं है इलेक्शन करवाने के लिए। इलेक्शन को ये थोड़ी है कि 12 लोगों की टीम है, सुबह आपने उठे हो तो शाम को सेलेक्ट कर दिया, ऐसे नहीं हो सकता। इसके लिए एक बड़ा नेटवर्क चाहिए, बड़े वसाइल चाहिए, बड़ी चीजें चाहिए, फिर जाके चीजें मुमकिन हो सकती है। और आपने जो बात की, खान साहब जो है वो अपने आप को यही क्लेम करते हैं कि पाकिस्तान की सबसे बड़ी सियासी जमात। हालांकि पाकिस्तान की सबसे बड़ी सियासी जमातों में देखा जाए, आज भी जिनका उस तरह की शीर्ष लेके आते हैं पूरे मुल्क से, पीपल्स पार्टी है, नून लीग है, उनके यहाँ ज्यादा उनके पास नुमाइंदे होते हैं। हुकूमतें भी वही बनाते हैं। आप देखिए खान साहब अगर पाकिस्तान की सबसे बड़ी सियासी जमात थी 2018 के इलेक्शन में, तो उन्होंने हुकूमत क्यों नहीं बनाई? 11 बंदों पर इनकी हुकूमत खड़ी थी, और वही 11 लोग जब निकले तो खान साहब की हुकूमत चलेगी। आप ये दावा करें कि खान साहब को समझ लेनी चाहिए कि वोट एक भी बड़ा कीमती होता है। और आप जो इस बात पे शायद कश्मकश में है या गुमराह है कि शायद मैं पाकिस्तान का सबसे बड़ा लीडर, तो आप साबित करें। आपके अंदर बुर्दबारी हो, आपके अंदर जनाब मफाहमत करने की मतलब कोशिश जज्बा हो, आप लोगों को स्पेस दें, लोगों की बात सुने, उनके साथ टेबल टॉक करें, फिर बात बनती है ना। मेरे कहने से मैं जो मर्जी करता रहूं, जब तक मेरे अंदर वो क्वालिटीज नहीं आती, लोग मुझे नहीं मानेंगे। अब हमने दिया क्या, खान साहब ने दिया क्या पिछले चंद सालों में? हमें बदतमीजी सिखा दी है, हमें रोड पे लड़ना सिखा दिया, गालियां देना सिखा दी है। सोशल मीडिया को देख रहे हैं, लोग पीटीए गालियां दे रहे होते हैं। आप किसी और जगह पे चले जाए, मतलब आप लॉजिकली बात करें, हालात के पराये बात करें ना, कि हालात कैसे हैं, मुल्क की सूरत हाल क्या है, मुल्क के मामला कैसे चल रहे हैं, सुबह कैसे हो रही, रात कैसे हो रही है, हम ये तो देखते नहीं है। हमने बस एक कट लगाई है कि इलेक्शन करवाया जाए और खान साहब को प्राइम मिनिस्टर बनाया जाए। भी कैसे प्राइम मिनिस्टर बनाया जाए? आपके मुल्क की हालात जो है हालात को नहीं दे रहे कि आप इलेक्शन करवा सके। तो ये आप जो बात कर रहे हैं बिल्कुल ठीक है, मैं उससे सहमत हूँ कि उस तरह की चीजें नहीं है जिस तरह बेनजीर भुट्टो या जुल्फकार अली भुट्टो के दौर में थी। हमें उसको रियलाइज करने की जरूरत है। खान साहब को भी अब समझने की जरूरत है। आप जिन इदारों की बात कर रहे हैं, तो 2018 में इनको बड़े जोश से लेके आए थे, वो भी पीछे क्यों हटे हैं? इसलिए हटे हैं, वो समझते हैं कि शायद खान साहब के पास वो टेक्निकल एक्सपर्टीज नहीं है, खान साहब इतने सियासी तौर पे मशहूर नहीं है, या वो सियासत की सूझबूझ को नहीं समझ पाते, या उनको और मजदीद मफाहमत की तरफ जाने की जरूरत है, या लोगों को साथ लेके चलने की जरूरत है। सियासत के लिए बंदे का नाम वसीयत नहीं है भाईजान। सियासत एक सियासी जमात का मामला है, जमहूरी मामला है, लोगों की राय का मामला है। तो जमहूर में तो फिर आपको लोगों को साथ लेके चलना पड़ता है, वन मैन डिसीजन तो नहीं होता। आज भी देखें जिन जमातों ने वन मैन सियासी फैसले किए हुए हैं, वो किधर खड़ी हैं? वही है। जमहूरियत में आपको लोगों को लेके चलना पड़ता है, लोगों की बात सुननी पड़ती है, मामला को देखना पड़ता है, अंदरूनी मामला को, सियासी मामला को, समाजी मामला को, आपके फाइनेंशियल मामला को, फिर ये रियासत चलती है। रियासत जोर से, जबर से, गुस्से से, अपने जज्बात से नहीं चलती। रियासत के लिए बड़ी चीजों हैं जो काउंट करती हैं, वो मेरे ख्याल में हमें अभी कमी है उसमें। आज के हवाले से जो हमारी गुफ्तगू रही, वो बड़ी मुझे काफ़ी चीज़ें समझ में आई हैं, क्योंकि ज़ाहिर है हम यहाँ पर बैठे हुए हैं और हम उन हालात को उस तरह से नहीं देख रहे हैं जैसे कि आप देखते हैं कि जो तजर्बा जो है अब पाकिस्तान में ये बंद होना चाहिए। ये तजर्बे जो हैं, ये लेबॉर्ट्री जो है वो बंद होनी चाहिए। तजर्बे कर करके पाकिस्तान का बेड़ा गर्क किया, और मैं पाकिस्तान की अफ़वाज के साथ खड़ा हूँ, पाकिस्तान की रियासत के साथ खड़ा हूँ। लेकिन मेरी ज़ाती जो राय है वो यही है कि अब ये तजर्बे बंद होने चाहिए। मैं ये समझता हूँ कि जो पाकिस्तान 2016-17 में सी पैक के बाद
शुरू हुआ था काम। $47 बिलियन, पाकिस्तान की तारीख की सबसे बड़ी एक एक प्रोजेक्ट जो था पाकिस्तान के पास आया, और सी पैक का काम शुरू हुआ। पाकिस्तान में रोड बन रहे हैं, पाकिस्तान में पुल बन रहे हैं, पाकिस्तान में इतनी गहमा गहमी शुरू होगी, और एक चलती हुई हुकूमत को, उसके प्राइम मिनिस्टर को उतार के फेंका, सिर्फ क्यों कि एक तजर्बा किया जाए कि जी इमरान खान हमें पसंद है। तो इमरान खान को आज उसी इमरान खान ने आपका क्या हशर कर दिया कि लोग हम पर हंस रहे हैं, नहीं कर सकते। मुझे मालूम है कि अभी भी वो उन्होंने जो इल्जाम लगाए हैं, जो जो कुछ हुआ है 9 मई को, उस पर उन्होंने उन पर इल्जाम लगा दिए फौज के ऊपर ही कि जनाब उन्होंने करवाया, नहीं साबित कर सकेंगे। लेकिन इतने बयान से दुनिया जो खुश हो रही है, अफवाज पाकिस्तान पाकिस्तान की बका और सलामती के लिए खड़ी है। अगर वो ना हो तो कहाँ से लाएंगे पाकिस्तान की हिफाजत के लिए? इंडियन फौजों बुलाएंगे या कहीं चाइना की फौजें बुलाएंगे? कहाँ से बुलाएंगे? यही फौजें हमारे पास। तो आखिर में अपना काशू भाई 1-2 मिनट में इसे क्लोज कर रहे हैं, बताएं कि क्या कहते हैं आप? अच्छा जी, देखिए, मैं समझता हूँ कि फौज पाकिस्तान की बड़ी अहम जिम्मेदारी है ऐसे मामलात में। हालांकि वो अपने रोल जो है बखूबी अदा कर रहे हैं। जब से ये नए हमारे चीफ जस्टिस आए, उन्होंने साफ कह दिया था कि हमारा सियासत से कोई तल्लुक नहीं है, और वो एक साइड पे थे, अपना काम करें। लेकिन खान साहब जैसे आप फरमा रहे हैं कि उन्होंने अपनी बहुत सारी स्पीचों में इल्जाम लगाए, लेकिन वो शायद साबित नहीं कर पाएंगे। तो मैं समझता हूँ कि फौज जो है वो हमारी बका की, सलामती की अलामत है पाकिस्तान की, और हमें अपनी फौज के साथ खड़े होने की जरूरत है इस हालात में। पाकिस्तान की हिस्ट्री में पहली दफा मैंने देखा है कि फौजी बिल्डिंगों के अंदर भी हमले किए गए अवाम की तरफ से। हम इसकी मजम्मत भी करते हैं, हम समझते हैं कि ये बिल्कुल ठीक नहीं है। सियासी जमातों को अपनी सियासी डोमेन में रहकर काम करने की जरूरत है। बाकी इदारों को, अदालतों को, फौज को, अदलिया को अपने डोमेन में रहकर काम करने की जरूरत है। जब हम सारे अपना अपना काम करेंगे तो मैं शायद, मेरा ख्याल, हम कुछ बेहतरी की तरफ जा सकते हैं। और खान साहब को भी चाहिए कि अपने फैसलों की रिवाइज करें, वफामत की सियासत करें। इंतकामी सियासत जो होती है वो नुकसान करती है, और इंतकामी सियासत में आपका तो बिगड़ेगा कुछ नहीं, लेकिन आम आदमी की जिंदगी पे बड़ा असर पड़ता है। और इसी पे अगर हम देखें तो पाकिस्तान की आम आवाम जो है वो मुश्किल का शिकार है। कभी रोड ब्लॉक होते हैं, कभी ट्रैफिक ब्लॉक होती है, कभी लोगों को रोजगार नहीं मिलता दिल्ली में, जिसको वो मुश्किल का शिकार है। महंगाई बहुत बढ़ चुकी है। इसलिए हम समझते हैं कि पाकिस्तान में तमाम सियासी जमातों का एक अहम रोल है इस वक्त। उनकी जिम्मेदारी है कि वो साथ जोड़ के बैठे, और जो मौजूदा सूरत हाल कि पाकिस्तान फंसा हुआ है, इसको निकाले। उसमें तमाम अदारे जो आप अपना अपना किरदार अदा करें, सियासी जमातें अपना किरदार अदा करें, और हमें मुफावत की सियासत करने की जरूरत है। बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया काशू भाई आपके कीमती वक्त के लिए। तो नाज़रीन, हमारा ये अपना ओपिनियन था, तज्जिया था। बाकी खबरें आप भी देखते हैं। आप हमने जो कुछ कहा, जो हमारे अंदर था, वो हमने आपके सामने रखा। बाकी फैसला आप खुद कर सकते हैं। तो चलिए, फिर एक अगले प्रोग्राम में फिर आपके साथ मुलाकात होगी। खुदा हाफिज।